हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन सीक्वेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस के ही टाइप्स होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही दिया गया है, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस को समझना। तो आ जाओ मेरे भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है, ठीक है? क्योंकि अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो, तो अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो सीक्वेंस में ही हम तीन चीज पढ़ते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन तीन चीजों को सीक्वेंस में ही पढ़ा जाता है। बात आपको समझ में आ रही है? और अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है? ये क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 10th में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th में हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो बहुत ध्यान से, उसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या है। सबसे पहले यहां पे जो सीक्वेंस का डेफिनेशन दिया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद से हम समझते हैं कि क्या है। कहता है कि अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया? मैं आपको इसको समझाता हूं, देखिए बहुत ध्यान से। अगर इस एग्जांपल की बात की जाए, तो ये एग्जांपल एक सीक्वेंस का एग्जांपल है, ठीक है? इसमें क्या खास बात है कि ये सीक्वेंस का एग्जांपल है, तो सीक्वेंस होने के लिए सबसे पहले नंबर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होना चाहिए, ठीक है? नंबर्स का अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर नंबर्स का अरेंजमेंट है तो हम सीक्वेंस की बात करेंगे। वो एक डेफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए। अब ये डेफिनिट ऑर्डर का मतलब क्या है, जरा आप मेरी बात को समझिए। अगर मैं x, y लिखता हूं, ठीक है, x, y, ठीक है? अब ये x, y क्या है? ये किसी एक पॉइंट के लोकेशन को बताई जा रही है, ठीक है? इस पोजीशन पे अगर कोई नंबर होगा तो उसको हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट, और यहां पे अगर कोई एक नंबर होगा तो उसको हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट। जैसे अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये 1, 2 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये x कोऑर्डिनेट है, 1 क्या है? x कोऑर्डिनेट है, और 2 क्या है? तो 2 आपका y कोऑर्डिनेट है। आपको थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज क्लास 9 में होगा, तो ये बात आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको डेफिनेट ऑर्डर का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है? ये पॉइंट ये बता रहा है कि x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं 2, 1, तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं। यहां पर x कोऑर्डिनेट 1 है और यहां पर x कोऑर्डिनेट 2 है। यहां पर y कोऑर्डिनेट 2 है और यहां पर y कोऑर्डिनेट 1 है। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, मतलब इनके ऑर्डर को चेंज करने से पॉइंट का पोजीशन बदल गया। समझे कि नहीं समझे? अगर मैंने 1 की जगह 2 किया और 2 की जगह 1 किया यहां पे, तो ये कोई और पॉइंट की बात कर रहा है और ये कोई और पॉइंट की बात कर रहा है। मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनिट ऑर्डर में है, और यहां पर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये एक डेफिनिट ऑर्डर में है। तो अगर हम किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के पोजीशन को बदल देते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? उस पॉइंट की लोकेशन बदल जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो ये डेफिनिट ऑर्डर का मतलब है वो आपको समझ में आ गया। अभी हम सीक्वेंस में भी इसका मतलब समझते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको डेफिनिट ऑर्डर का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अगर इस एग्जांपल की बात करो तो ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है कि नहीं? हाँ, ये एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। क्या ये एक डेफिनिट ऑर्डर में है कि नहीं? बिल्कुल है। 1 के बाद 8 है, 8 के बाद 27 है, 27 के बाद 64 है, 64 के बाद 125 है। यहां पर अगर आप 27 को यहां पे कर दो, 8 को वहां पे कर दो, तो ये यहां इसका ऑर्डर बदल रहा है, तो सीक्वेंस अलग हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? यहां पे हर एक नंबर की जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट है।
अगर 8 सेकंड पोजीशन पे लिखा गया है तो इसकी पोजीशन यहां पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। इसकी पोजीशन बदलने का मतलब क्या है, आप सीक्वेंस को ही बदल दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसके हर एलिमेंट का जो पोजीशन है, हर टर्म का जो पोजीशन है वो वही रहेगा। अगर 1 आपका पहले पोजीशन पे है तो ये फर्स्ट पोजीशन का टर्म है, ये सेकंड पोजीशन का टर्म है, ये एक डेफिनेट ऑर्डर में। बात आपको समझ में आ रही है? और अगर यहां पे रूल की बात करें, क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू सम रूल। अब यहां पे रूल क्या है, अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का क्यूब। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात को जरा समझिए, देखिए बहुत ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये नेचुरल नंबर्स का ही क्यूब लिखा जा रहा है? अगर बहुत ध्यान से देखो तो 1 को 1 का क्यूब लिखा गया, 8 को 2 का क्यूब लिखा गया, 27 को 3 का क्यूब लिखा गया। आपको ऐसा लग रहा है क्या ये जो नंबर्स लिखे गए हैं वो नेचुरल नंबर्स की ही क्यूब की बात कर रहा है? बताइए, क्या नेचुरल नंबर्स की क्यूब की बात कर रहा है? हाँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो यहां पर जो रूल काम कर रहा है, क्या मैं इस रूल को ऐसे लिख सकता हूं, n क्यूब? बताइए, n क्यूब लिख सकता हूं, जहां पर n क्या है, जहां पर n क्या है, where n is any, where n is natural number, where n is what, n is natural number। जहां पर n क्या है मेरे भाई, तो n आपका n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अगर n की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब बनेगा। बताइए, अगर n की जगह 2 रखोगे तो 2 का क्यूब बनेगा, n की जगह 3 रखने पे 3 का क्यूब बनेगा। क्या आपको नंबर्स यही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताइए। तो क्या ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये आपके नंबर्स के ही अरेंजमेंट है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे गए हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रूल के तहत लिखा गया है, जो कि रूल क्या है, n क्यूब। बात आपको समझ में आ रही है? तो हम इसको सीक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस कह सकते हैं, क्योंकि वो इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ये नंबर्स का अरेंजमेंट है, ये एक डेफिनेट ऑर्डर में है, और ये कुछ रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। और वो रूल क्या है, वो रूल है n क्यूब। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो लिखा गया है ना भाई, 1, 8, 27, 64, 125, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस का ही एग्जांपल है। समझे कि नहीं समझे? अगर यहां पे ये बात करो, यहां पर अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो ये भी नंबर्स का ही अरेंजमेंट है, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा गया है। और यहां पे जो रूल काम कर रहा है वो रूल कौन सा काम कर रहा है, देखो ध्यान से। यहां पर रूल है 1/n, ठीक है। और जहां पे n क्या होगा, n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ रही है? चेक करो, अगर n की जगह 1 रखोगे तो 1/1 1 मिलेगा। अगर n की जगह 2 रखोगे तो 1/2 मिल जाएगा। n की जगह 3 रखने पे 1/3 मिल जाएगा। तो ये जो भी नंबर्स हैं वो इस रूल के तहत लिखे गए हैं, ठीक है। नंबर्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये डेफिनेट ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो क्या हम इसको सीक्वेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये सीक्वेंस का दूसरा एग्जांपल है। अगर यहां पे देखो तो यहां पे कौन सा रूल काम कर रहा है, बताइए जरा, यहां पे कौन सा रूल काम कर रहा है? अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी। अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर कौन सा रूल काम कर रहा है, देखो ध्यान से। यहां पर जो रूल काम कर रहा है वो कौन सा रूल काम कर रहा है, सारे बच्चे ध्यान दें। ये 2 है, ये 2 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 2 into 4 है, ये 2 into 5 है। आपको ऐसा लग रहा है कि 2n की फॉर्म का है? बताइए, यहां पर जो रूल काम कर रहा है क्या वो 2n की फॉर्म का है, जहां पर n क्या है? बताइए, जहां पर n क्या है, n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है। चेक करो, अगर n को मैं नेचुरल नंबर पुट करना शुरू करूं 1 से लेकर के और आगे बढ़ते जाऊं तो क्या आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे मिलता चला जाएगा? बताइए। तो क्या यहां पे ये जो आपको 2, 4, 6, 8, 10 दिख रहा है ये नंबर्स का अरेंजमेंट दिख रहा है? पहली बात, हाँ। क्या ये डेफिनेट ऑर्डर में है? बिल्कुल है, डेफिनेट ऑर्डर में है। और क्या ये कोई एक स्पेशल रूल के तहत लिखा जा रहा है? तो हाँ, एक स्पेशल रूल के तहत लिखा जा रहा है। तो क्या ये सीक्वेंस हुआ कि नहीं हुआ? सीक्वेंस हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट डेफिनेट ऑर्डर में और सम रूल्स के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए। इन 3 एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीक्वेंस का मतलब समझ में आया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? चलिए आगे बढ़े हम लोग। बताइए, देखो यहां पे कुछ की ऑब्जर्वेशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, कहता है कि एवरी सीक्वेंस फॉलोज अ डेफिनेट रूल। ये तो मैंने देखा है, हर सीक्वेंस क्या करता है, एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है।
बात आपको समझ में आ रही है? अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला सीक्वेंस जो है वो इस रूल को फॉलो कर रहा था, ये वाला सीक्वेंस 1/n रूल को फॉलो कर रहा है, और ये जो सीक्वेंस है वो 2n वाले रूल को फॉलो कर रहा है। हर सीक्वेंस जो है एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है? अगर वो डेफिनेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको सीक्वेंस नहीं कहा जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या लिखा गया था? एवरी सीक्वेंस फॉलोज अ डेफिनेट रूल। दूसरी बात क्या बोल रहा है? ईच नंबर ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। अगर बहुत ध्यान से देखो, मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यह आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है? यहां पे कौन सा रूल काम कर रहा है? तो 2n रूल काम कर रहा है, ठीक है? अगर बहुत ध्यान से देखो तो कहता है ये जो हर नंबर लिखे गए हैं ना, इन्हीं को हम टर्म कहते हैं। ये आपका एक टर्म है, ये आपका एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं किसी सीक्वेंस में, जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है वो एक टर्म को बता रहा है, ठीक है? वो एक टर्म है। बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से क्या बोलता है ये, द पोजीशन ऑफ अ टर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब टर्म का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये 2 क्या है? 2 आपका फर्स्ट टर्म है। 4 क्या है? तो 4 आपका सेकंड टर्म है। 6 क्या है? 6 थर्ड टर्म है। और यहां पर 8 क्या है? तो 8 आपका फोर्थ टर्म है। ऐसा नहीं है कि 8 को आप आगे पीछे कर दो और 6 को आप आगे कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप टर्म की पोजीशन को नहीं बदल सकते हो, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आपको समझ में आ रही है? आप किसी भी टर्म को आगे पीछे नहीं कर सकते हो, जो जिसकी पोजीशन है वही उसकी पोजीशन रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? तभी वो सीक्वेंस कहा जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो ये यहां पर जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पोजीशन को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सीक्वेंस के लिए जानने चाहिए। आगे बढ़े क्या मेरे भाई? बताइए। अब देखो ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो तो यहां पर ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस की बात कर रहा है कि टर्म्स ऑफ सीक्वेंस किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। इसने कहा एक सीक्वेंस को आप करिए कंसीडर, और मैंने एक सीक्वेंस को कर लिया कंसीडर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। मैंने एक सीक्वेंस को कर लिया कंसीडर। ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। 3 डॉट का मतलब क्या है? तो 3 डॉट का मतलब ये है कि आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, ठीक है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो पोजीशन देखो ध्यान से, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन। अब देखो पहली पोजीशन की अगर बात करें तो पहली पोजीशन पे 2 लिखा गया है, ठीक है? फर्स्ट पोजीशन पे टर्म नंबर कौन है? यहां पर देखो 2 आ गया, ठीक है? सेकंड पोजीशन पे 4 आ गया, थर्ड पोजीशन पे 6 आ गया, फोर्थ पोजीशन पे 8 आ गया, फिफ्थ पोजीशन पे 10 आ गया। अब नोटेशन क्या है? नोटेशन अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए, तो फर्स्ट टर्म A1 से डिनोट होता है। कैसे होता है भाई? A1 से, ठीक है? A लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे, ठीक है? A1 से। अगर सेकंड टर्म की बात की जाए, सेकंड टर्म A2 से डिनोट होता है, थर्ड टर्म A3 से, ठीक है? फोर्थ टर्म A4 से, फिफ्थ टर्म A5 से। तो ये टर्म्स का क्या है? टर्म्स का क्या है? ये आपका नोटेशन है। अगर पहला टर्म आपको लिखना है तो आप पहले टर्म को A1 से बताओगे, ठीक है? जैसे अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर ये आपके पास एक सीक्वेंस है और आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो कहोगे फर्स्ट टर्म 2 है। और आप उसको लिखोगे कैसे? आप उसको ऐसे लिखोगे कि A1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? A1 इज इक्वल्स टू 2, A2 इज इक्वल्स टू 4, ये आपका सेकंड टर्म है, A3 इज इक्वल्स टू 6, ये आपका थर्ड टर्म है। तो आप ऐसे टर्म्स को लिखेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? कि देखो यहां पर A3 लिखने का मतलब क्या है? ये 3 ये बता रहा है कि 6 थर्ड टर्म है। ये 2 क्या बता रहा है? कि 4 आपका सेकंड टर्म है। 1 क्या बता रहा है? कि 2 आपका फर्स्ट टर्म है। तो यहां से चीजें क्लियर हो रही है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये किसकी बात चल रही है? ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस की बात चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको समझना है, ठीक है? समझ में आ गया क्या? बताइए। आगे हम लोग बढ़े, चेक करो। देखो ध्यान से, यहां पर जनरल टर्म की बात कर ले। एक बात किसकी बात कर ले मेरे भाई? जनरल टर्म की। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है? द टर्म एट nth पोजीशन इज कॉल्ड जनरल टर्म और nth टर्म, ठीक है? nth पोजीशन वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं जनरल टर्म या फिर nth टर्म। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं जनरल टर्म के एग्जांपल को डिस्कस करूं तो यहां पर इवन नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है? 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके क्या लिखे गए हैं? इवन नेचुरल नंबर्स। अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर इस सीक्वेंस के मैं nth टर्म को लिखना चाहूं, अगर ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है, अगर इस सीक्वेंस के nth टर्म को मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? सारे बच्चे ध्यान दें। अगर देखो ध्यान से तो ये फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म A1 है, और A1 की जगह पर 2 लिखा गया है। क्या मैं 2 को 2 into 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। A2 क्या है? सेकंड टर्म 4 है। क्या मैं 4 को 2 into 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। A3 क्या है? A3 आपका 6 है। क्या मैं 6 को 2 into 3 लिख सकता हूं? तो बिल्कुल सही बात लिख सकते हैं। अगर A4 की बात की जाए तो फोर्थ टर्म आपका 8 है,
और उसको मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, ठीक है। फिफ्थ टर्म आपका 10 है तो इसको मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब सब में देखो 2 2 तो आ ही रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। आप एक चीज नोटिस करो कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ये सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर यहां पे 1 है तो आपने 2 इंटू 1 किया, अगर यहां पे 2 है तो आपने 2 इंटू 2 किया, अगर यहां 3 है तो आपने 2 इंटू 3 किया, 4 है तो 2 इंटू 4 किया, 5 है तो 2 इंटू 5 किया। ऐसे ही अगर मान लो कि यहां पे क्या हो, ए एन हो, ए एन, ध्यान दीजिए, अगर यहां पे ए एन हो, ए एन, तो क्या करोगे, 2 इंटू एन, क्या करोगे, 2 इंटू एन। यहां पे 1 लिखने का मतलब क्या था, A1 में 1 लिखने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म को बता रहा है। A2 में 2 लिखने का मतलब क्या है, सेकंड टर्म की बात चल रही है। A3 में 3 लिखने का मतलब क्या है, थर्ड टर्म की बात चल रही है। तो अगर AN में आपने n लिखा है तो ये nth टर्म की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, nth टर्म की बात चल रही है। तो ये क्या है, इस सीक्वेंस का nth टर्म है। बात आपको समझ में आ रही है, और इसी को हम कहते हैं जनरल टर्म। यही क्या है आपका जनरल टर्म। इससे फायदा क्या है, आप n की जगह पे अगर कुछ भी रखते हो, जैसे मान लो आपने n की जगह 20 रखा, तो ये n की जगह 20 रखने से आपको इस सीक्वेंस का 20वां टर्म मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, 40 होगा। समझे कि नहीं समझे। अगर बहुत ध्यान से देखो, यहां पर जो सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई चीज है वो ये बता रही है कि ये कौन से टर्म के एलिमेंट की बात चल रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के एलिमेंट की बात चल रही है कि सेकंड टर्म के एलिमेंट की बात चल रही है। यहां पर अगर n लिखा है मतलब ये nth टर्म के एलिमेंट की बात चल रही है, ठीक है। ये जनरल टर्म से हमको फायदा क्या है, n की जगह पे हम जो भी रखेंगे, 20 रखते हैं, 25 रखते हैं, 30 रखते हैं, अगर कुछ भी यहां रखेंगे तो हमको वो वाला टर्म आपको मिल जाएगा इस सीक्वेंस का, क्योंकि ये क्या मिला है, इसी सीक्वेंस का जनरल टर्म, ठीक है। ये क्या है, जो सीक्वेंस आपने लिखा हुआ है ये वाला, इसी सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है मेरे भाई, जनरल टर्म। समझे कि नहीं समझे, बताओ, ठीक है। तो ये जनरल टर्म इस तरीके से निकलता है। देखो यहां पे लिखा भी क्या है, an is equals to 2, यानी जनरल टर्म। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे हम बात करें ऑड नेचुरल नंबर्स की, तो क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब क्या है, ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो, अगर मैं इसके जनरल टर्म को लिखना चाहूं तो मैं इसके जनरल टर्म को कैसे लिखूंगा, सारे बच्चे अगर ध्यान दें तो इसको लिखने का तरीका क्या है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है। क्या मैं 1 को 2 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकता हूं, सारे बच्चे ध्यान, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अगर बहुत ध्यान से देखो, 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 1 आपका 1 ही आएगा, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सेकंड टर्म की बात की जाए तो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 3 है। क्या मैं 3 को 2 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 2 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, हाँ। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म 5 है। क्या मैं इसको 2 इंटू 3 माइनस 1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। अगर फोर्थ टर्म की बात की जाए तो क्या मैं इसको 2 इंटू 4 माइनस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपका 7 ही आएगा। अगर फिफ्थ टर्म की बात की जाए तो क्या मैं इसको 2 इंटू 5 माइनस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कितना आएगा, 2 इंटू 5 10 और 10 माइनस 1 9 ही आएगा आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं, तो nth टर्म में क्या करोगे, देखो सब में 2 तो आ ही रहा है, तो यहां पर भी 2 आएगा। यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब यहां पे सबस्क्रिप्ट में 5 क्या बता रहा है, फिफ्थ टर्म, और यहां पर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर an की बात चल रही है तो यहां पर 2 में n का मल्टीप्लाई करोगे और 1 माइनस कर दोगे, जैसा आपने सब में किया है, ठीक है। तो ये जो आपको मिला है an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, ये इस वाले सीक्वेंस का जनरल टर्म। बात आपको समझ में आ रही है। अगर आपको 50वां टर्म निकालना होगा, 50th टर्म आपको निकालना होगा, तो a की जगह 50, n की जगह 50 रखिए, और 50 रखने पे क्या आएगा, 2 इंटू 50 माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 99, यानी कि 50वां टर्म कितना आ जाएगा, 99। तो जनरल टर्म से फायदा क्या है, जनरल टर्म से ये फायदा मेरे भाई कि अगर किसी सीक्वेंस के जनरल टर्म तक आप पहुंच जा रहे हो ना, तो उसकी मदद से आप उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है मेरे भाई, ये जनरल टर्म की कहानी है। जरा आप इसको एक बार देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पर जनरल टर्म में हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा अगर स्क्वायर नंबर की बात करें, ठीक है, तो ये 1 है, 2 है, सॉरी यहां पर 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है। इसका जनरल टर्म अगर देखो तो कैसे लिखेंगे, अगर फर्स्ट टर्म की बात की तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बताइए, बिल्कुल। अगर सेकंड टर्म की बात की जाए 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। थर्ड टर्म की बात की जाए तो 9 है, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं।
ऐसे करते करते अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा n का स्क्वायर। क्या लिखूंगा मेरे भाई? n का स्क्वायर। ये क्या बता रहा है? जनरल टर्म को बता रहा है। ठीक है, आप यहां पे n की जगह कुछ भी रखिए, आपको इस सीक्वेंस का वो वाला टर्म मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो यहां पे अगर मैं रेसिप्रोकल सीक्वेंस की बात करूं, ठीक है, यहां पे रेसिप्रोकल सीक्वेंस है, ठीक है, इसका जनरल टर्म कैसे होगा? अभी डिस्कस तो हम लोगों ने किया है। क्या डिस्कस किया है? 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। इसको मैं 1/1 लिख सकता हूं। सेकेंड टर्म को 1/2, ये तो लिखा ही हुआ है ऐसे। थर्ड टर्म क्या है? 1/3 है। मतलब सब्सक्रिप्ट में जो भी लिखा गया वो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर nth टर्म की बात की जाए तो डिनोमिनेटर में सब्सक्रिप्ट वाली चीज यानी कि n आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म कितना हो गया? an इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है भाई? बताइए, जनरल टर्म से क्या फायदा हो रहा है? जनरल टर्म से ये फायदा हो रहा है कि आप उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म को निकाल सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। किसी एक सीक्वेंस को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाय लिस्टिंग द टर्म्स, टर्म को लिस्ट कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है, ये तो अभी करते ही आए हो। और आप फॉर्मूले के तहत भी कर सकते हो, जो आप रूल लिख रहे थे। ठीक है, ये जो सीक्वेंस लिखा गया है इसी रूल के तहत लिखा गया। तो अगर आप ये रूल भी लिख के छोड़ दे रहे हो ना, मतलब आप एक सीक्वेंस लिखे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि n क्या है। n जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या है n? n आपका नेचुरल नंबर है, समझे? और दोनों के दोनों सेम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप नंबर्स को अरेंज कर दो एक डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल, या फिर आप उसी रूल को लिख दो, ये रूल भी क्या बता रहा है, उसके जनरल टर्म को लिख दो, ये जनरल टर्म भी क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। जनरल टर्म एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या बता रहा है? इसी सीक्वेंस को बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे 3 आएगा, 2 रखोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? 3 पे कितना आएगा? 6 आएगा। 4 पे कितना आएगा? 8 आएगा। मतलब यहां पर अगर आप n की जगह नेचुरल नंबर्स को लिखते जा रहे हो तो आपके पास इन्हीं नंबर्स का लिस्ट बनता चला जा रहा है। तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है, ये दोनों बातें सेम है। क्लियर है क्या? बताइए, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। फर्स्ट 5 टर्म्स आपको लिखना है। मतलब n की जगह क्या यूज करना है? n की जगह 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 यूज करना है, 4 यूज करना है, 5 यूज करना है। ठीक है, तो आपको 5 टर्म मिल जाएगा। अगर n की जगह 1 यूज करोगे तो a1 कितना आ जाएगा? -1 की पावर 1 - 1, और 1 - 1 0 होता है, तो -1 की पावर 0, और -1 की पावर 0 आपका 1 होता है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, अगर आप सेकंड टर्म की बात करो तो सेकंड टर्म कितना आ जाएगा? इस बार आपको n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, तो 2 - 1 होगा। अब -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 - 1 1 होगा, और -1 की पावर 1 जो होगा वो -1 होगा। a3 कितना आएगा? a3 आ जाएगा -1 टू द पावर कितना आ जाएगा? 3 - 1। इस बार आपको n की जगह 3 रखना था, तो कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, समझे? a4 कितना होगा? a4 -1 टू द पावर 4 - 1। अब ये कितना आ जाएगा? -1 टू द पावर 3, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, a5 कितना हो जाएगा? a5 हो जाएगा -1 टू द पावर 5 - 1, और ये कितना आ जाएगा? -1 टू द पावर 4, और ये कितना आ जाएगा आपका? -1 टू द पावर 4, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है इसके 5 टर्म मैंने लिख दिए, 1 - 1 1 -1 1। क्लियर है? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? देखो ध्यान से बताइए। क्वेश्चन कर लिए ना भाई, समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन आपको? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो फिर जो भी चीज आप पढ़े हो वो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बताइए, यहां पर भी क्या बोला है? आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? n की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 4 5। अगर 5 तक रखोगे तो इस सीक्वेंस का आपको फर्स्ट 5 टर्म मिल जाएगा। अगर आप 1 रखोगे तो कितना आएगा? a1 आपके पास कितना आएगा? -1 टू द पावर 1 - 1 इंटू 2 टू द पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा? -1 टू द पावर 0, और इंटू 2 टू द पावर 1, तो 2 ही होता है। अब ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2, जो कि कितना आ गया? 2। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 2। क्लियर है? बोलिए। अब आपको n की जगह 2 पुट करना है, आपको सेकंड टर्म मिलेगा, तो a2 कितना आ जाएगा? -1 टू द पावर 2 - 1, और इंटू 2 टू द पावर 2, ये कितना आ जाएगा? -1 टू द पावर 1 इंटू 4। अब ये कितना आएगा? -1 इंटू 4, आपके पास आ जाएगा -4। तो सेकंड टर्म -4 आ गया। थर्ड टर्म कितना आ गया मेरे भाई? बताइए। अगर थर्ड टर्म की बात की जाए
तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 3 -1 इंटू कितना हो जाएगा ये 2 टू द पावर 3। अब ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर और 2 का क्यूब कितना होता है 8, समझे। तो अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 इंटू 8 आपके पास 8 आ जाएगा, तो थर्ड टर्म आपका 8 होगा। क्लियर है, बताइए। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूं तो कितना होगा, -1 टू द पावर 4 -1 इंटू 2 टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा ये -1 टू द पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 16। अब -1 का क्यूब -1 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपके पास -16, तो ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आपको n की जगह 5 रखना पड़ेगा, तो रखिए -1 टू द पावर 5 -1 इंटू 2 टू द पावर 5, चेक करो तो कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 4 इंटू -1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 कितना होगा भाई, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 32, तो क्या आपके पास कितना आ जाएगा 32। तो ये आपके पास इस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पर देखो क्या करना है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, ये आप कर लीजिएगा, समझे। ये आपका होमवर्क है, या आप अपने कॉपी में अपने से कर लीजिएगा। क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है तो एक बार n की जगह 1 रखेंगे, एक बार n की जगह 2 रखेंगे, एक बार n की जगह 3, एक बार n की जगह 4, एक बार n की जगह 5। अगर आप इनको रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि पूरी की पूरी लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई। अभी तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत है, हम लोगों ने सीक्वेंस को समझ लिया है और सीक्वेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से समझ पाओगे। मेरे भाई हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।